हेलो एंड वेलकम टू एनबीटी ऑटो कन्वर्सेशन। मैं हूं अंकित दुबे और आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर विक्रम गुलाटी, कंट्री हेड एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट टोयोटा किर्लोस्कर मोटर, जिनसे हम बात करेंगे टोयोटा की हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की योजनाओं पर और साथ ही साथ सस्टेनेबल फ्यूचर को लेकर। तो स्वागत है सर आपका इस एनबीटी कन्वर्सेशन। धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है आपके साथ ये वार्तालाप में आने के लिए और आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ फॉर हैविंग मी। थैंक यू। गुलाटी सर, मेरा आपसे पहला प्रश्न यही है कि भारत के इलेक्ट्रिफिकेशन मिशन को चलाने में टोयोटा की महत्वपूर्ण भूमिका क्या रही है? देखिए, अगर भारत में इलेक्ट्रिफिकेशन का अभी तक जो जर्नी रही है उसको देखा जाए तो सबसे पहला जो एक माइलस्टोन था वो था 2013 में नेशनल मिशन फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का आना। तो 2013 में एक रोड मैप बनाया गया कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को इंडिया में कैसे आगे लाया जाए। टोयोटा सबसे पहली कंपनी थी जिसने इलेक्ट्रिफाइड व्हीकल भारत में लाए। वो कैमरी हाइब्रिड थी 2014 में, और बहुत ही जल्द उसको इंडिया में असेंबल भी करना शुरू किया। दो वजह थी हाइब्रिड को लाना और हाइब्रिड को एक हाई एंड व्हीकल सेगमेंट में लाने का। वो ये था, जब भी किसी एक एडवांस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जाता है नॉर्मली उसके मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी को बेसिकली देखा जाता है ऐसे सेगमेंट में जहां पर वो फिट ठीक से बैठती हो। तो ये पहली बार थी कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म वाज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, और हमने देखा कि इसकी जो एक्सेप्टेंस थी और जो कंज्यूमर से एक्सेप्टेबिलिटी थी बहुत ही अच्छी थी। एंड शुरू में हम कैमरी में पेट्रोल वर्जन और हाइब्रिड वर्जन दोनों ही ऑफर करते थे, बट बहुत ही जल्द देखा गया कि हमारी पेट्रोल कैमरी की डिमांड बहुत ही कम हो गई और हमें उसे बंद करना पड़ा, और हमारी कैमरी हाइब्रिड हमारा मेन स्टेबल आइटम हो गया गोइंग अहेड। और उस सेगमेंट में भी, जो कि बहुत छोटा सेगमेंट था, इट बिकेम द डोमिनेंट व्हीकल। इसका कारण ये था कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बिकॉज इसमें जैसे आप जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में एक इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन भी होता है और गैसोलीन भी होता है। तो दोनों पावर ट्रेन का होने के कारण परफॉर्मेंस हमेशा बहुत बढ़िया रहती है। क्योंकि चार्जिंग ऑन बोर्ड हो रही होती है, कोई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू नहीं होता है। और तीसरा, बिकॉज इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन रहती है तो इसलिए ये जब स्टार्ट करती है तो इलेक्ट्रिक मोड में करती है, जिसके कारण ये बिल्कुल ही क्वाइट रहती है। और इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो 40 to 50% लैब में जो गवर्नमेंट के टेस्टेड नंबर्स हैं उसके हिसाब से। तो ये सब कारणों से इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी थी। आगे हमारा प्लान बेसिकली इंडिया में यही है कि हम ऐसा करें जिससे कि हम मास इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी कि मास सेगमेंट में बड़े तौर पे इलेक्ट्रिफिकेशन को आगे बढ़ा सकें। हमारा मानना है कि इलेक्ट्रिफिकेशन की जर्नी अगर आप दुनिया भर में किसी भी कंट्री में देखें, वो होती है हर किस्म की इलेक्ट्रिफाइड व्हीकल को आगे प्रोत्साहन करने के साथ। तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड हो गया, प्लग इन हाइब्रिड हो गया, बैटरी इलेक्ट्रिक हो गया, इन सब टेक्नोलॉजी को साथ लेके आगे बढ़ने का, बस ये एक इकोसिस्टम बनाने में बहुत मददगार होती है। सर, जैसे कि आपने बताया, टोयोटा काफी पहले से हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर काम करती हुई आई है। इंटरनेशनल में ही नहीं, इंडिया में भी इस टेक्नोलॉजी ने टोयोटा को नई पहचान दी है। आप भारत में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के विषय पर क्या कहना चाहेंगे और आपकी क्या योजनाएं हैं? देखिए, जब हमारी जर्नी शुरू हुई थी ग्लोबली इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ, पहला जो हमारा प्रोडक्ट आया था वो इलेक्ट्रिक था, RAV4 1994 के आसपास अमेरिकन मार्केट में। ये उसी टाइम था जब GM ने भी एक इलेक्ट्रिक गाड़ी उतारी थी। चार्जिंग की इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम के चलते और बेसिकली अब अगर मैं कहूँ कि हायर प्राइस के कारण इसकी एक्सेप्टेबिलिटी में बहुत सारा चैलेंज था। तो हमने इलेक्ट्रिफिकेशन का राह नहीं छोड़ी। हमने एक बहुत इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बनाई जो कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कहलाती है, जिसमें दोनों चैलेंजेस को सॉल्व किया काफी हद तक, और उससे एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड बनी जिसमें मतलब चार्जिंग का कोई चैलेंज है नहीं, बिकॉज दोनों पावर ट्रेन ऊपर हैं, और चूंकि दोनों पावर ट्रेन हैं तो बैटरी बहुत कम हो जाती है। बैटरी कम होने से इसकी प्राइस भी कम हो जाती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि अब आगे टेक्नोलॉजी के विकसित काफी हुआ है, बैटरी की प्राइसेस गिरी हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्राइसेस भी कम हो रही हैं,
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबली लाया जा रहा है, चार्जिंग के जो चैलेंजेस हैं वो भी कम हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक का लाजमी सी बात है ऑफ टेक भी बेटर हो रहा है। तो इसके चलते हमने भी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में उतारनी शुरू कर दी हैं। अभी कुछ देर पहले बियॉन्ड जीरो का एक प्लेटफॉर्म हमने लॉन्च किया है जो फुली इलेक्ट्रिक है, और नॉट ओनली इलेक्ट्रिक, हमने हाइड्रोजन व्हीकल की तरफ भी आगाज की है। जैसे कि आपने पूछा कि फ्यूचर क्या है, तो हमारे हिसाब से फ्यूचर बहुत ब्राइट है सारी टेक्नोलॉजीज का। अगर मैं ब्लूमबर्ग के जो लेटेस्ट प्रोजेक्शंस हैं उनके बारे में बताऊं तो यूरोप में तकरीबन 2030 में जो मार्केट शेयर रहेगा नई गाड़ियों के सेल्स का, तो 40 से 42% बैटरी इलेक्ट्रिक होगा, 32 से 33 जो है वो हाइब्रिड्स होंगे, जिसमें से 24 से 25 जो है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड होंगे, बाकी प्लग इन हाइब्रिड। ऐसे ही चाइना में भी लगभग परसेंटेज सेम है। तो यानी कि अगर देखा जाए तो हाइब्रिड्स एंड पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स की मार्केट शेयर इवन इन मार्केट्स में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। अगर आप जापान देखें, जापान में तो 50% नई गाड़ियां जो भी बिकेंगी वो हाइब्रिड होने वाली हैं, आज के तारीख में वो 33% है। यूएस में भी सिमिलर सिचुएशन है। बट अगर हम इमर्जिंग मार्केट्स देखें जैसे इंडिया है, और इन मार्केट्स का क्या फ्यूचर फोरकास्ट ब्लूमबर्ग ने किया है, तो उनके हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो सेल रहेगी नई गाड़ियों में 2030 तक 8% रहेगी। हमारा मानना है कि चूंकि जैसे प्रधानमंत्री जी ने अभी रिसेंटली एक ग्लोबली चैलेंज लिया है हमारे देश की तरफ से कि हम 2070 तक नेट जीरो अचीव करेंगे, और 2030 के जो लक्ष्य हैं वो बहुत ज्यादा और बढ़ा दिए हैं, तो कार्बन एमिशन घटाने के लिए जो बाकी 92% गाड़ियां होंगी उसमें लाजमी है कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इस बारे में मैं आपको एक चीज ये भी बताना चाहता हूं कि चूंकि आज भारत में रिन्यूएबल एनर्जी आने के बावजूद 70% जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो कोल बेस्ड पावर प्लांट से ही होती है। तो जब कार्बन एमिशन देखी जाती है दुनिया भर में, वो वेल टू व्हील देखी जाती है, यानी कि उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रही है उसका भी जो योगदान है कार्बन एमिशन में उसको मापा जाता है। तो अगर वेल टू व्हील देखें, आज की तारीख में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो है वो सबसे कम कार्बन एमिशन इमिट करती है इवन बैटरी इलेक्ट्रिक से, क्योंकि बैटरी इलेक्ट्रिक गाड़ी अपने आप में से कोई एमिशन नहीं है, बट जो पावर स्टेशन में बिजली बनाने की कार्बन एमिशन है और ट्रांसमिशन लॉसेस हैं, उसके चलते बैटरी इलेक्ट्रिक की वेल टू व्हील कार्बन एमिशन काफी हाई है, हाइब्रिड से काफी हाई है, वो हाई रहेंगी 2030 तक। इस कारणवश हाइब्रिड का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट रहने वाला है। जैसा कि हम देख रहे हैं हमारी सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ज्यादा फोकस कर रही है एज कम्पेयर टू हाइब्रिड व्हीकल्स। आप सरकार से किस तरीके का सपोर्ट चाहते हैं हाइब्रिड व्हीकल्स को लेकर? देखिए, हम चाहते हैं कि जैसे कि दुनिया भर में जो भी पॉलिसी रही है वो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स पे ही बेस रही है, और यानी कि हमारा मानना ये है कि हमको हर वो टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करना चाहिए उतने प्रोपोर्शन में जिसमें वो सोसाइटी को लाभ देती है। अब हमारे नेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हैं कि तेल की खपत में कमी लाई जाए, कार्बन एमिशन में कमी लाई जाए, और एम्प्लॉयमेंट और मैन्युफैक्चरिंग की बढ़ावा हो। तो इन मापदंडों पे जो भी टेक्नोलॉजी को देखा जाए, हमारा मानना है कि हर एक टेक्नोलॉजी को इन्हीं मापदंडों पे देखना चाहिए, और जो जितना बेनिफिट देता है उसके हिसाब से उसको सपोर्ट करना चाहिए। ये जो एक तरीका है, ये अप्रोच जो है, ये कोई नया नहीं है, दुनिया भर में ये फॉलो किया जा रहा है। अगर आप फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, थाईलैंड की करें, इंडोनेशिया की करें, जापान की करें, वहां पर इसी तरीके से सारी पॉलिसी बनाई जाती है और टैक्सेशन भी वैसे ही होता है। तो हमारा बेसिकली गवर्नमेंट को दो ही चीज कहने का है, एक कि जो भी लाभदायक टेक्नोलॉजी है सोसाइटी के लिए उसका डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए
गैसोलीन यानी कि पेट्रोल के गाड़ी के मुताबिक। आज के तारीख में अगर आप टैक्स का एडवांटेज देखें हाइब्रिड का, गैसोलीन के मुताबिक सिर्फ 1 और 2% है। अगर आप इलेक्ट्रिक का देखें, ये 25%, 24% से लेके तकरीबन 45% है। तो हम ये नहीं कहते कि इलेक्ट्रिक का मतलब कि कोई भी जो लाभ है उसको देखा जाए, पर हमें कहते हैं कि इलेक्ट्रिक का लाभ और अगर दिया जा सकता है दिया जाए। पर हमारा ये भी कहना है कि जो बाकी अन्य टेक्नोलॉजी है उनमें जो पॉलिसी बनाई जाए वो उन पॉलिसियों से लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, उनको डिसएडवांटेज ना हो। ये पॉलिसी एक ट्रांसपेरेंट तरीका है आगे बढ़ने का, और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि बैटरी इलेक्ट्रिक हो गई, हाइब्रिड हो गई, प्लग इन हो गई या इवन हाइड्रोजन व्हीकल हो गई, इन सब में जो इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन है उनके पार्ट्स कॉमन हैं। तो अगर इन गाड़ियों की बिक्री बढ़ेगी तो पार्ट्स की जो बिक्री है, डिमांड है, वो भी बढ़ेगी, जिसके कारण लोकलाइजेशन होने में बहुत ही मदद मिलेगा। और लोकलाइजेशन से टेक्नोलॉजी कॉस्ट घटेगी और इससे नॉट ओनली हाइब्रिड बट मोर इम्पोर्टेंटली इलेक्ट्रिक का कॉस्ट भी घटेगा। तो ये लाभदायक एक रास्ता है जिसमें मतलब कि सरकार को हम आग्रह कर रहे हैं कि इसको देखें। वैसे मैं कहना चाहूँगा कि इस सरकार ने जितना सपोर्ट किया है इलेक्ट्रिफिकेशन की, परहैप्स किसी भी सरकार ने नहीं किया, उसके लिए हम आभारी भी बहुत हैं। अच्छा, सस्टेनेबल फ्यूचर की जब बात होती है तो इसमें टोयोटा का क्या योगदान रहा है? देखिए, हमने 2015 में हमारे ग्लोबल चेयरमैन ने पूरे टोयोटा में जो दुनिया भर में टोयोटा प्लांट्स हैं, जितनी भी टोयोटा फैमिली है, उनको एक चैलेंज दिया जो सस्टेनेबिलिटी की तरफ से है। वो 2050 एनवायरनमेंट चैलेंज कहते हैं उसको हम। उसमें 6 चैलेंजेस हैं। 3 चैलेंजेस जो हैं वो नेट जीरो कार्बन को पॉइंट आउट करते हैं। अब ये देखिए, आज नेट जीरो की बात हो रही है दुनिया भर में, और टोयोटा ने इसको 6-7 साल पहले ही एक टारगेट बना के सबको दे दिया था इंटरनली टू टोयोटा प्लांट्स। अब 3 नेट जीरो जो चैलेंज हैं वो क्या हैं? एक कि हमारी गाड़ियों में से हमको जो गाड़ियां बनानी है उनकी इमिशन जो है जितनी जीरो की तरफ लाई जाए उतना बेहतर है। दूसरा, हमारी मैन्युफैक्चरिंग में भी कोई कार्बन इमिशन ना हो। और तीसरा, लाइफ साइकिल ऑफ द गाड़ी जो हम बनाते हैं उसके पूरे लाइफ साइकिल में नेट जीरो इम्पैक्ट हो। यानी कि हमको अपना गाड़ी ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं, बट हमको अपने सप्लायर्स और डीलर्स और उनके आगे शुरू से लेके अंत तक, मटेरियल से लेके स्क्रैप यार्ड तक हमको सारा कुछ देखना है, और उससे हमको कोशिश ये करनी है कि नेट कार्बन हमारा इम्पैक्ट जीरो हो सके। बाकी 3 जो हमारे चैलेंजेस रहे हैं वो रहे हैं जीरो मिनिमाइजिंग द कंजम्पशन ऑफ वाटर, प्रमोटिंग रिसाइकलिंग, एंड थर्ड इज हेल्पिंग टू क्रिएट अ सोसाइटी व्हिच इज इन हार्मनी विद नेचर। इन 6 लक्ष्यों पे हमें खुशी है कि इंडिया में हमने काफी प्रोग्रेस किया है। आज के समय में जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो 100% रिन्यूएबल एनर्जी से चलता है। तो इसके कारण हम बहुत क्लोज हैं नेट जीरो टारगेट के। दूसरा, जो हमारा पानी का खपत है, एक ऑटोमोबाइल प्लांट जो है पानी बहुत ही मांगता है, तो जो हमारा पानी का खपत है हमने सारा का सारा इंटरनली मीट करना शुरू कर दिया है, वो रिसाइकलिंग ऑफ वाटर से और रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। और हमारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग से एक ये हुआ है कि जो जमीन का पानी का स्तर है जो 300 फीट तक चला गया था, अब 35 फीट तक आ गया है बिकॉज ऑफ दीज इंटरवेंशंस। और तीसरी चीज, हम रिसाइकलिंग पे भी बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। जो मटेरियल यूज करते हैं और जिस तरह से इनिशियली प्लानिंग करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि वो सारा मटेरियल हम वापस उसको रिसाइकल कर सकें। अब हम, जैसे कि आप जानते हैं, सुजुकी के साथ में दुनिया भर में एक टाई अप है टोयोटा का, उसका एक लाभ भारत में भी है। मारुति सुजुकी और टीकेएम का जो एक टाई अप होगा
उसमें एक भाग रिसाइकलिंग का भी है। तो जैसे अभी स्क्रैपेज पॉलिसी अनाउंस हुई, तो हमने स्क्रैपेज सेंटर्स भी बनाने शुरू किए हैं जॉइंट वेंचर के थ्रू, जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके से मटेरियल को रिसाइकल किए जाए। हमारा मानना है सस्टेनेबिलिटी एक कोई बर्डन नहीं है, एक रास्ता है जो अगर हम स्मार्ट तरीके से अपनाएं तो ये बिजनेस सेंस भी मेक करता है। गुलाटी सान, देखा जाए तो किफायती कार बनाने वाली कंपनियों से लेकर लग्जरी कार बनाने वाली कंपनियां भारत में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने पर तेजी से काम कर रही हैं। आप इंटरनल कंबशन इंजन वाली कार से इलेक्ट्रिक कार्स के सफर पर क्या कहना चाहेंगे, और टोयोटा की तरफ से कब एक इलेक्ट्रिक कार देखी जा सकती है भारतीय बाजार में? हमें बहुत खुशी है कि भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का आगाज हो गया है, आ रही हैं गाड़ियां। देखिए, दो रास्ते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लाने के। एक रास्ता है कि आप इमीडिएटली उसको इंट्रोड्यूस कर दीजिए। अब चूंकि मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम नहीं है, इस रास्ते के लिए आपको जितने भी इलेक्ट्रिक के जो पावर ट्रेन के पार्ट्स हैं सारे इंपोर्ट करने पड़ते हैं, चाहे वो आप चाइना से कीजिए या कहीं और से कीजिए। यानी कि बैटरी भी या सेल्स भी इंपोर्ट कीजिए, साथ में ही मोटर्स इंपोर्ट कीजिए या उसके पार्ट्स इंपोर्ट कीजिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स भी। एक रास्ता ये है, कई लोगों ने ये रास्ता अपनाया है और जल्दी से इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेके आए हैं। हमने जो रास्ता हम सोचा है कि जो भारत के लिए हमारे हिसाब से मास इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए ज़्यादा कारगर होगा, वो रास्ता है कि इकोसिस्टम बनाने की तरफ पहले काम किया जाए। इसके चलते जो टोयोटा सुजुकी अलायंस का जो मैं बता रहा था, हमारा लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सुजुकी की तरफ 2017 में फाउंडेशन स्टोन ले किया गया। अब वो ऑपरेशनल होने जा रहा है। सिमिलरली हम स्ट्रांगली कार्य कर रहे हैं कि बाकी पार्ट्स का भी लोकलाइजेशन जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो किया जाए। इसका एक फायदा ये है कि लोकलाइजेशन से नॉट ओनली आर यू कंट्रीब्यूटिंग टू मेक इन इंडिया एंड क्रिएटिंग द इकोसिस्टम, बट लॉन्ग टर्म में यही एक रास्ता है प्राइसेस को नीचे लाने का। ये हमारी जो स्ट्रेटेजी है, ये हमारे एग्जिस्टिंग जो अब तक बिजनेस रहा है उसके अलाइंड है। जैसे कि आज के टाइम में आप शायद जानते हो कि जितनी भी गाड़ियां हम बेचते हैं, फॉर्च्यूनर, इनोवा वगैरह, उनका जो लोकलाइजेशन कंटेंट है वो 85 to 87-88% है। वही हम फिलॉसफी से आगे बढ़ना चाहते हैं। हम लोकल इकोसिस्टम बनाएंगे, जल्द से इलेक्ट्रिक गाड़ी ही नहीं, हाइब्रिड भी और बाकी अन्य गाड़ी भी लाएंगे जो कि कंज्यूमर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको मीट करती रहे और गवर्नमेंट के लक्ष्य को मीट करने में योगदान दे। इसमें जानने की बात एक बहुत जरूरी ये है, जब तक आप एक कंज्यूमर की नीड्स को पूरा नहीं करेंगे, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हमेशा एक चैलेंज रहती है, और इसी को ध्यान में देखते हुए हम आगे अग्रसर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे प्रश्नों के काफी ज्ञानवर्धक काफी जवाब दिए हैं। इसके बावजूद भी हम अपने दर्शकों से गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आपके मन में भी कोई सवाल है हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक या फिर टोयोटा को लेकर, तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करते हैं गुलाटी सर हमसे फिर से जुड़ेंगे और आपके उन सभी सवालों का जवाब देंगे। धन्यवाद सर। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को, जो अब हमारा नव वर्ष आया है, दिवाली कल थी, उसके लिए शुभकामनाएं। सबके लिए मंगलमय हो, सबको हेल्थ प्रदान करे, सबको खुशहाली प्रदान करे। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच।